सी लास्ट क्लास में हमने यूपी टीजीटी कॉमर्स 2021 के पेपर के 65 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 ऑनवर्ड्स। बाकी तैयारी सही चल रही है सबकी? कंटेंट को टाइमली बीच में रिवाइज कर रहे हो आप लोग कि सिर्फ रख के बैठे हो? सब चीजें एटलीस्ट 2-3 टाइम्स एक चीज को पढ़ना चाहिए, जब जाके वो पूरी सेट होती है। अदरवाइज पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारी चीजें भूलते जाते हैं। प्रिपरेशन चल रही है जोरों शोरों से, क्योंकि देखिए जितना हार्डवर्क कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि आपको पता ही है कॉमर्स में कितना टफ कंपटीशन है और आपको अपनी एक सीट लेनी है, तो उसके लिए आपको जितना हो सकता है डेडिकेशन के साथ वर्क कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? आपको पता है दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का मेथड, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हैंड डेटा, यानी कि जो पहली बार डेटा कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा, और जो किसी का पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, और यू कैन से सेकेंड हैंड डेटा। सबको पता है ये बात? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा प्राइमरी मेथड कलेक्शन का वे नहीं है, मेथड नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे किया पब्लिकेशन के लिए, प्राइमरी है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किया, क्या ये प्राइमरी है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया, क्या ये प्राइमरी है? शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इनुमरेटर, यानी कि जो आपके रिस्पॉन्सर थे उन्होंने शेड्यूल में रिस्पॉन्सेस को फिल किया। देखिए अब एक एक करके करते हैं। आपसे पूछा कौन सा डेटा प्राइमरी, कौन सा मेथड प्राइमरी डेटा का नहीं है? इकोनॉमिक सर्वे का पब्लिकेशन। अगर आपने डेटा इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिकेशन से पिक किया, इट मीन्स आपने कौन सा डेटा यूज किया है? सेकेंडरी डेटा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप इसका सर्वे नहीं कर रहे हो, सर्वे किए हुए डेटा को, क्योंकि पब्लिकेशन लिखा हो यानी कि वो सर्वे करके पब्लिश किया जा चुका है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो, प्राइमरी डेटा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी डेटा। और शेड्यूल फिल कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सर है, इनुमरेटर है, वो शेड्यूल को फिल कर रहे हैं, यानी कि जो आप इससे डेटा कलेक्ट करोगे वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा, प्राइमरी डेटा। आपसे पूछा कौन सा डेटा नहीं है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, it is given in adjustment that during the accounting period the trader distribution goods worth rupees 5,000 as free sample. While preparing final account this will shown in 5,000 कैसे सैंपल है? फ्री सैंपल। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। कनेक्टेड चीजें सारी साथ में करते चलेंगे। अगर कोई भी गुड्स एज अ फ्री सैंपल दिए हैं तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है? क्योंकि फ्री सैंपल दे रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन वर्ड यूज होता है। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? दूसरी ट्रीटमेंट इसकी होती है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से क्या करते हैं? माइनस। परचेज में से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जो होता है उसे क्या कर देते हैं? माइनस। एंड दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। दो एंट्री होंगी। तो आपसे पूछा अगर ये है तो फाइनल अकाउंट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? कहाँ शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड दोनों में करोगे, ट्रेडिंग में करोगे या बैलेंस शीट में? तो अब क्या हमारा आंसर हुआ? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शो होगा। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ए मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फियर इज कॉल्ड। ऐसा मोटिवेशन जो फोर्स और फियर से कनेक्टेड है वो कौन सा मोटिवेशन है?
सबसे पहले सारे मोटिवेशन को वन बाय समझते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि बिहेवियर ड्राइवन होता है, यानी कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड। आपको मनी मिल रही है, आपको ग्रेड मिल रहा है, पहले आप असिस्टेंट थे, अब आप जनरल मैनेजर बन रहे हो, आपका ग्रेड अप हो रहा है, आपको प्रेज मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से जो ड्राइवन है, एक्सटर्नल फैक्टर से जो ड्राइवन है, जो आपको प्रेज मिल रहा है, रेपुटेशन मिल रही है, मनी मॉनेटरी रिवॉर्ड मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, उससे मोटिवेट होकर अगर बंदा काम करता है तो उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक क्या होता है? अंदर से ही अपनी एक फीलिंग, यानी कि आप किसी काम को अगर करने में इंजॉयमेंट फील करते हो और मोटिवेट होते हो तो वो आपके लिए मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक। सपोज अगर मैं कहती हूँ भाई मुझे अकाउंटिंग पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाती हूँ तो मैं बड़े मन से बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर कोई मुझे कह देता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाओ, बिजनेस लो पढ़ा लो, मार्केटिंग पढ़ा लो, तो मैं उतने अच्छे मन से नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्टेड मीन्स अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, वो काम आप अपनी इंटरनल मोटिवेशन से, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, यू आर इंजॉइंग दैट, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आपको म्यूजिक इंजॉय कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, उसको इंजॉय करते हो क्योंकि आपको अच्छी लगती है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीरीज, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, यानी कि अंदर से जो मोटिवेट होके खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम काम करते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि इसमें इनहेरेंट फोर्स होती है, अंदर से आपकी फोर्स, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप काम करते हो। नेगेटिव मोटिवेशन, भाई आपको धमकी, भाई आपको फाइन लगा दिया जाएगा, आपको फायर कर दिया जाएगा, आपकी 10 दिन की सैलरी काट देंगे अगर आप लेट आए तो, यानी कि कोई भी पनिशमेंट या फेयर है तो वो है नेगेटिव मोटिवेशन। और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? किसी आउटकम के लिए, आपके ग्रुप ने कोई प्रोजेक्ट को क्रैक कर लिया, कोई पर्टिकुलर वर्क को अचीव कर लिया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बदले में कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ ना कुछ गेन मिलेगा, प्रमोशन मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, यानी कि एक्सट्रिंसिक का ही पार्ट आप कह सकते हो पॉजिटिव है, बस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया इसको अलग क्लासिफिकेशन में रखते हैं। यानी कि पॉजिटिव मीन्स जो एंड रिजल्ट है, आप अगर अचीवमेंट करते हो, यू विल गेट समथिंग, आपको कुछ मिल रहा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन आप डर से, फेयर से अगर कोई काम कर रहे हो तो वो क्या है? नेगेटिव। तो हमसे यही पूछा था कि फोर्स और फेयर से किस में मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन होगा? तो होगा नेगेटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन जर्नल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन। जर्नल में ट्रांजेक्शन, ये ऐसा ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, पहले आया था जर्नल में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेली बेसिस पे। अब आ गया जर्नल में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है, यस। क्रेडिट कंट्रोल करता है, यस। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है, यस। आपसे पूछा नोट, तो नोट का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एनीबडी टेल मी द मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई? कौन कौन सी टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के? Anybody unmute yourself? हाँ जी, क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं? इसका मतलब अच्छा, क्वांटिटेटिव का मतलब है जो अमाउंट को कम करे, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको क्या करते हैं? लिमिट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये अमाउंट को कम करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट,
यानी कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रेडिट की लिमिट सेट कर दे कि इस काम के लिए इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर काम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। सेलिंग और परचेजिंग ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें जो कि अलग प्रोस्पेक्टिव से की जाती है वो आती है क्वालिटेटिव में, और जो अवेलेबल क्रेडिट को कम करती हैं, चीजें रिड्यूस करती हैं, वो आती हैं क्वालिटेटिव में। और अगर वैसे भी याद ना रहे तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पे बात होगी नंबर और परसेंटेज की वो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव, क्योंकि सीआरआर भी परसेंटेज में, एसएलआर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट परसेंटेज में होती, लेकिन रेशनिंग क्या है, नंबर में है कि भी इस पर्पस के लिए लोन मिलना चाहिए, उसकी लिमिट डिफाइन कर देते हैं। कितनी सिक्योरिटी को बेचना है या खरीदना है वो फिक्स नहीं होता, सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग से रिलेटेड होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो ये क्या हो गई, क्वालिटेटिव में से। 1 रुपीज का नोट कौन इशू करता है, आरबीआई या गवर्नमेंट? जो सिक्के हैं और 1 रुपीज का नोट है वो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। और उस आपने देखा होगा 1 रुपए के नोट में और सिक्कों पे किसका सिग्नेचर होते हैं, ध्यान से देखना और मुझे फिर जवाब करना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप खुद सर्च किया करो चीजों पर, देखा करो, सिक्के देखना क्लास खत्म होने के बाद। ये तो रोज की चीजें हैं, याद होनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो ऐसी दिमाग में आ जाता तो पूछ लेती हूँ कुछ भी, ताकि आप रिकॉल करें, चीजें सर्च करें और फिर बताएं। देखते हैं क्या देखा आपने, फिर मैं बताती हूँ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा कन्फ्लिक्शन होता है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बहुत लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, क्या ना करें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है टेबल ए। ये जो टेबल ए है वो किस में होती थी, वो होती थी कंपनीज एक्ट 1956 में। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें टेबल ए नहीं है, टेबल एफ है। जब ये क्वेश्चन आया था बच्चों ने बड़ी बहस करी थी, उसमें साफ साफ लिखा है टेबल ए, इसका मतलब पुराना पूछ रहा है वो आपसे। और पुरानी सिचुएशन में क्या था, कॉल्स इन एरियर की जो रेट थी वो थी 5%, और कॉल्स इन एडवांस की जो रेट थी वो क्या थी, 6%। यानी कि टेबल ए अगर पूछ रहा है आपसे तो आपको लेटेस्ट नहीं लिखना, टेबल मतलब वो 1956 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगर लिखता है टेबल एफ या कुछ भी नहीं लिखता, ना टेबल ए लिखता ना एफ लिखता, तो उस सिचुएशन में लेटेस्ट के साथ जाइए। लेकिन अगर साफ साफ लिखा हुआ है टेबल ए तो पुरानी वाली रेट लिखिए, और टेबल एफ लिखा हुआ है तो नई वाली रेट लिखिए। अगर हम बात करते हैं 1956 की तो एरियर 5%, एडवांस 6%, और 2013 की कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो जो एरियर है उसके ऊपर 10% और जो एडवांस है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट की रेट पर्टिकुलरली होती है। आई एम रिपीटिंग, अगर टेबल ए लिखा है तो पुरानी रेट लिख रही है, ये मत सोचिए कि भाई हम तो अपडेटेड है, हमने अपडेटेड पढ़ा हुआ है, डोंट गो फॉर दैट। अगर टेबल ए लिखा है, साफ साफ लिखा है टेबल ए, नए एक्ट में तो टेबल ए है ही नहीं, नए एक्ट में क्या है, टेबल एफ। तो टेबल ए लिखा है तो एरियर 5%, एडवांस 6%, टेबल एफ लिखा है एरियर 10%, एडवांस 12%। अगर कुछ नहीं लिखा है गो फॉर लेटेस्ट। मान लो टेबल ए टेबल बी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो आप किस पे जाएंगे, लेटेस्ट, यानी कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर होता है भाई, सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। हाँ जी बेटा, कॉल्स इन एरियर का 5% है, एडवांस का 6% है। एरियर में कम है, एडवांस में ज्यादा, हमेशा ध्यान रखना एडवांस में रेट ज्यादा है। अगर एरियर है तो कंपनी कम चार्ज करती है, लेकिन अगर आपने एडवांस दिया हुआ है तो ज्यादा देती है, ताकि शेयर होल्डर को मोटिवेट करे कि वो एडवांस पेमेंट डिपॉजिट करें।
क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है कौन सा कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। अगर भाई कोई कंटीजेंसी लाइबिलिटी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, अभी तक उसका रिजल्ट डिसाइडेड नहीं है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बना के रखना, अरेंजमेंट करके रखना, वो है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो ये भी है। कन्वेंशन ऑफ एक्रूवल, अब कन्वेंशन ऑफ एक्रूवल अकाउंटिंग तो होती है ड्यू बेसिस पे, बट कन्वेंशन ऑफ एक्रूवल कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया कॉन्टिन्यूसली, वही मेथड अडॉप्ट करो। सपोज आपने स्ट्रेट लाइन यूज किया तो स्ट्रेट लाइन यूज करिए, डिमिनिशिंग बैलेंस यूज किया तो डिमिनिशिंग, अब स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो किया है तो फीफो, लीफो किया है तो लीफो। ऐसा नहीं है कि हर साल नया मेथड आप अडॉप्ट करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए ताकि पुराने डेटा के साथ नए डेटा को मैच करके यू कैन टेक द डिसीजन। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। एक्रूवल और डू बेस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जरूर होती है, लेकिन ये कोई कन्वेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आप नोट्स देखना, मैंने उसमें अलग क्लासिफाई किया है। नोट्स में मैंने आपको एक लिस्ट दी है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अडम्पशन को अलग रखा है, कन्वेंशन और कंसेप्ट को अलग रखा है उसमें। सी दैट, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। कल मैं पूरा 1 घंटे की कोशिश करूंगी क्लास लेने की, तो मैं फिर उसको डिस्कस करती हूँ। एक बार जरूर देख के जरूर आना ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। हाँ जी, देखिए एक एक चीज होता है जो वेल स्टेटिक है। देखिए कंसेप्ट और कन्वेंशन वो है जो यूनिवर्सल है, सब लोग उसको यूज करते हैं। और जो आपकी अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशंस क्या होती है, हर एक कंट्री में मॉडिफाई वे से यूज होती हैं। अगर आप जनरली डिफरेंस समझते हो तो डिफरेंस ये होता है इसमें, यानी कि जो चीज स्टेटिक है, यूनिवर्सल है, एक बार बन गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे वो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन बन गई। और जो चीजें अलग अलग कंट्री में अलग अलग वे से यूज हो रही हैं, अलग अलग बिजनेस में, मान लो आपका बिजनेस है, आप अपने हिसाब से यूज कर रहे हो, मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी क्या होती हैं? आपकी अजम्पशंस। ये मोटा मोटा इसमें डिफरेंस होता है। बाकी स्टिल डाउट रहता है तो आई विल डिस्कस इन द डिटेल ऑल्सो। मुझे कल रिमाइंड करा देना, क्योंकि कल 1 आवर की क्लास होगी, तो आई विल टेक दैट पर्टिकुलर डाउट इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है, देखिए कुछ क्वेश्चन डाउट ही क्रिएट करने के लिए देते हैं। अगर डाउट क्रिएट नहीं होगा तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका देख रहे हैं कितना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग है, एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई सभी कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। Which of the following formula is correct to calculate provision on debtor to transfer to profit and loss account? अब सबसे पहले तो दिमाग में क्या रहना चाहिए कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए होता क्या है पर्टिकुलर कंसेप्ट। आपको पता है क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? सीधा सा फंडा होता है बैड डेब्ट्स, वो वाले बैड डेब्ट्स जो किसमें गिवन होते हैं? ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स वो वाले होते हैं जो कि कहाँ गिवन होते हैं? एडजस्टमेंट में। उसके बाद प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देन आफ्टर दैट प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर कोई है तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और अगर पहले से कोई प्रोविजन बना हुआ है, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में हमें पता है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चूज करेंगे।
क्या होता है ऑप्शन? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। भाई एक तरह से ये भी कुछ ठीक ठीक ही है, पर कोशिश करनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आइटम आए। प्रोविजन फॉर डेटर्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेब्ट्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस नहीं होते, ऐड होते, ही गलत हो गया। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, यानी कि न्यू मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये भी कुछ हद तक सही है। न्यू प्रोविजन ऑन डेटर प्लस ओल्ड प्रोविजन प्लस नहीं होता, ये हो गया कैंसिल। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में कि भाई हम चूज किसको करें, हम चूज करें ए ऑप्शन को या सी ऑप्शन को। सी, अगर हम इस तरह की कंफ्यूजन में आते हैं तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ज्यादा ऑप्शन उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के दिए हैं। आप देख रहे हैं उसमें है बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, लेकिन इसमें साथ में एक एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है न्यू बैड डेब्ट्स। तो ज्यादा आइटम दिए हुए हैं, तो अगर कंपेयर करोगे तो बेस्ट रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है गिवन सिचुएशन को? ऑप्शन नंबर सी। एक तरह से कायदे से ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इट में भी पॉसिबल कुछ आइटम किसी सिचुएशन में ना गिवन हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है जिसमें उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ज्यादा आइटम गिवन है। क्लियर है ये बात? क्योंकि इस पे भी बच्चे बड़ी बहस करते हैं कि ये सही था वो सही था, लेकिन सही देखिए वो यहाँ पे सही सब कुछ होता है आधे से ज्यादा पेपर में, बट आपको देखना उस सही में से सबसे सही कौन सा है। यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर मस्ट बी। अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है तो सारे पार्टनर की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी, इक्वल रेशो में होगी, म्यूचुअली एग्रीड रेशो में होगी। कोई अनम्यूट करके आंसर बताना चाहेगा किसमें होनी चाहिए? एडमिशन के टाइम के बाद जो पार्टनर, हाँ जी, आफ्टर एडमिशन। एनी अदर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एनी अदर? अब देख, सी, यस, म्यूचुअली एग्रीड रेशो। आपने एडजस्टमेंट में पढ़ा होगा, एडजस्टमेंट होती है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको कैपिटल उतनी ही रखनी है या फिर कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर के बेस पे, या फिर उन्हें कैपिटल को एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर के रिमेनिंग शेयर के बेस पे। यानी कि वो क्या करते हैं, म्यूचुअली एग्रीड करते हैं कि किस रेशो में नई कैपिटल होगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो, यानी कि सिचुएशन होती है, चाहे तो वही कैपिटल रख लें जो है, वो डिवाइड हो जाती है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, या फिर वो म्यूचुअली एग्रीड करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे, या फिर वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकाली जाती है और उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है नया पार्टनर अपना कितना शेयर कैपिटल का लेके आएगा। याद आ रहा है कुछ? यही चीज करते थे। यानी कि क्या है इसका आंसर? म्यूचुअली एग्रीड रेशो। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रैक्टिकल में काम नहीं आते, लेकिन एमसीक्यू में जो पेपर सेटर है ऐसी चीजें ही उठाता है, जो एक दो क्वेश्चन वो डिफरेंट बनाना चाहता है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है क्यों है म्यूचुअली एग्रीड रेशो? लॉसेस आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटिंग अंटिल रियलाइज इज द पार्ट ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल या कन्वेंशन का पार्ट है ये? हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 को भी ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड सा क्वेश्चन है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ही चीज को डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया जाता है और आपको चूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है?
समेशन आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, इसने लिखते समय ऐसे लिखा हुआ है, समेशन dx² अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। उसका अंडर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई पहला फॉर्मूला क्या है? सही है। अब इसी फॉर्मूले को नेक्स्ट में डेरिवेट किया हुआ है, ये n स्क्वायर है, ये n है, n स्क्वायर क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया इसने। क्या किया इसमें? n स्क्वायर ले लिया एलसीएम। जब n स्क्वायर एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये एक n है, यहाँ पे क्या है? एक और n की जरूरत है, यानी कि n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर है, n स्क्वायर है, बाहर निकाल के क्या हो जाएगा? n, यानी कि डेरिवेशन के ही जो फॉर्मूला है उसी को अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला? n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। भी कायदे से तो ये होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया? अंदर का ए n खा लिया है। इट मीन्स यही फॉर्मूला भी तो गलत हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समेशन dx स्क्वायर अपॉन n, और ये जो dx होता है ये क्या होता है? एज्यूम मीन से ही कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x मीन माइनस a मीन्स एज्यूम मीन्स, एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम मीन का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। फिर इसी को डिराइव किया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, n एलसीएम आ गया, n यहाँ पे है, समेशन dx स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा? n x मीन माइनस a का होल स्क्वायर, यानी कि इसी का नेक्स्ट स्टेप है ये भी क्या है? फॉर्मूला है। तो कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है? यहाँ पे कायदे से n आना चाहिए था, जो कि फॉर्मूले में गिवन नहीं है, एज आई शो यू इन द एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है कि नहीं? देन क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री वहां होता है जहां क्या होता है? कैश और बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन आती है। और आज की डेट की बात करें तो कैश और बैंक 2 कॉलम में भी आता है, क्योंकि आजकल 2 कॉलम में अधिकतर राइटर कैश और बैंक ही लिखते हैं, और 3 कॉलम में भी कैश या बैंक आता है। तो अगर 2 और 3 कॉलम दोनों अवेलेबल है तो गो फॉर 3 कॉलम। अगर 2 कॉलम है गो फॉर 2 कॉलम, 3 कॉलम है गो फॉर 3 कॉलम। बट ध्यान रखिएगा, अगर 2 कॉलम और 3 कॉलम दे रहा है तो 3 कॉलम में ही कॉन्ट्रा एंट्री लिखना, क्योंकि यूपी की काफ़ी सारी बुक में, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो उसने अधिकतर राइटर ने अभी 2 कॉलम को ही कैश और बैंक कर दिया है। डिस्काउंट वाला तो कहानी खत्म हो गई है, डिस्काउंट को कंसीडर ही नहीं कर रहे स्टडी में। लेकिन यूपी में अभी तक सारा सिनेरियो चल रहा है, तो अगर 2 कॉलम है, सिर्फ 2 कॉलम, तो 2 कॉलम में ही कॉन्ट्रा कर दो। लेकिन अगर 3 कॉलम भी ऑप्शन है, गो फॉर 3 कॉलम। क्लियर है मेरी बात? ये चीजें मैं इसलिए बताती चल रही हूँ कि ये चीजें वो हैं जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट करती हैं, और एक छोटी सी भूल की वजह से हमारे पूरे मार्क्स कट जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। कंपनी में इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, एक्सटर्नल अफेयर है, गवर्नमेंट को डाउट होता है तो गवर्नमेंट करेगी, शेयर होल्डर्स को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते तो शेयर होल्डर करेंगे, क्रेडिटर तो बहुत रेयर चांस में करते हैं, जबकि उनकी पेमेंट को कंपनी ब्लॉक करके देती है, प्रॉफिटेबिलिटी होते हुए भी पे आउट नहीं करी, उस सिचुएशन में वो करेंगे। तो यहाँ पे इन जनरल पूछा है, तो इन जनरल सबसे पहला इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का अधिकार किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये थे आज के